हेलो डियर एजी क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हम उसके लिए खास करके यह वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यह ऑल यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। पॉलिटिकल साइंस एमजेसी 5 यूनिट 2 और इसमें पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आपको दूसरा यूनिट में आपको ये टॉपिक सब पढ़ना है। पूंजीवाद, समाजवाद और उपनिवेशवाद, उपनिवेश विरोध एवं उपनिवेश मुक्ति, ये पढ़ना है। तो अगर आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं इसमें, तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर इसी में आपको क्वेश्चन दे देगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसके उदय, विकास, विशेषता, गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए, या फिर इसको अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं। तो आपको इस तरह से इसका आंसर देना है। तो देखिए, लिखे है, भूमिका आपको सबसे पहले लिख देना है। पूंजीवाद आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का एक प्रमुख स्वरूप है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस व्यवस्था में बाजार की स्वतंत्रता तथा प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पूंजीवाद कहा जाता है। चलिए इसके उदय का देखते हैं। यहाँ पे पूंजीवाद का अर्थ देखिए, पूंजीवाद वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उद्योग, व्यापार, भूमि तथा अन्य उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। और देखिए, पूंजीवाद के उदय के कारण, तो देखिए पहला पॉइंट में है औद्योगिक क्रांति, व्यापार एवं वाणिज्य का विकास, वैज्ञानिक आविष्कार, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास, उपनिवेशवाद का विस्तार, निजी संपत्ति की सुरक्षा। तो इस प्रकार से आपको इसका उदय लिख देना है। और देखिए, इसका पूंजीवाद का प्रमुख विशेषता है निजी स्वामित्व, लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य, मुक्त बाजार, प्रतियोगिता, उपभोक्ता ही स्वतंत्रता, सीमित सरकार हस्तक्षेप। पूंजीवाद के गुण है आर्थिक विकास में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, नई तकनीकों का विकास, रोजगार के अवसर, उपभोक्ताओं को विकल्प। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर देना है। और देखिए, इसका है यहाँ पे पूंजीवाद के दोष। देखिए, अमीर गरीब की खाई बढ़ना, श्रमिकों का शोषण, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, एकाधिकारी की संभावना। और देखिए 7वां नंबर पॉइंट में विकास का संक्षिप्त विवरण। देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं परिवहन के साधनों से बाजार का विस्तार हुआ। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर देना है। और देखिए, सभी क्वेश्चन का लास्ट में आपको निष्कर्ष कुछ देना है। तो देखिए, पूंजीवाद ने आधुनिक विश्व की अर्थव्यवस्था को गति दी, लेकिन इसके कारण सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं भी बढ़ी। इसलिए आज अधिकांश देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। तो भारत कौन सा देश है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद की परिभाषा दीजिए, इसके सिद्धांत, विकास, विशेषता, गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से भी इसका क्वेश्चन हो सकता है। अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकता है। समाजवाद की विशेषता का वर्णन कीजिए, या फिर समाजवाद के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको इस तरह देना है। देखिए, समाजवाद ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज अथवा राज्य पर नियंत्रण होता है और सभी नागरिकों के कल्याण और बल दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे है समाजवाद का अर्थ। समाजवाद का वह उद्देश्य आर्थिक समानताएं स्थापित करना तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना। समाजवाद के सिद्धांत देखिए, सामाजिक समानता, सार्वजनिक स्वामित्व, आर्थिक न्याय, शोषण का अंत, सामाजिक कल्याण। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर देना है। देखिए, इसका विकास है औद्योगिक क्रांति के बाद श्रमिकों के शोषण के विरोध में समाजवाद का विकास हुआ। कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। रूस की 1917 की क्रांति के बाद समाजवाद का विस्तार हुआ। देखिए, इसकी विशेषता है राज्य का नियंत्रण, समान अवसर, सामाजिक न्याय, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जल कल्याण। और समाजवाद के गुण, गरीबों में कमी, समानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा, श्रमिकों का संरक्षण। और इसका दोष है, मतलब गलती है, प्रतियोगिता की कमी, उत्पादन में कमी, नौकरशाही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित।
और देखिए इसका निष्कर्ष भी कुछ लिख देना है लास्ट में। समाजवाद सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित व्यवस्था है, किंतु इसकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। और देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद क्या है, इसके कारण, विशेषता, प्रभाव एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से भी पूछ सकते हैं, उपनिवेशवाद की विशेषता का वर्णन कीजिए, या फिर उपनिवेशवाद के प्रभाव का, परिणामों का वर्णन कीजिए, या फिर एक ही में इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको आंसर लिखना है, उपनिवेशवाद वह नीति है जिसके अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करते हैं। और देखिए यहाँ पे है, उपनिवेशवाद का अर्थ किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पर शासन स्थापित करके उससे संस्थानों का शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। देखिए यहाँ पे है, उपनिवेशवाद के कारण औद्योगिक क्रांति, कच्चे माल की आवश्यकता, नए बाजारों की खोज, साम्राज्यवाद नीति, सैन्य शक्ति। और यहाँ पे है उपनिवेशवाद की विशेषता, तो विदेशी शासन, आर्थिक शोषण, संस्कृति प्रभाव, राजनीतिक नियंत्रण। तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिख लेना है। देखिए अगला पॉइंट है, उपनिवेशवाद के प्रभाव। तो क्या प्रभाव है, तो देखिए 2 तरह का प्रभाव, एक है सकारात्मक प्रभाव और एक है नकारात्मक प्रभाव। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव है, रेल, डाक, शिक्षा का विकास, आधुनिक प्रशासन की स्थापना, कानून व्यवस्था का विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार। और यहाँ पे है नकारात्मक प्रभाव में आर्थिक शोषण, गरीबी में वृद्धि, स्थानीय उद्योगों का विनाश, संस्कृति दमन एवं हीन भावना का विकास, देशों की राजनीतिक नियंत्रण का आनंद। और यहाँ पे है उपनिवेशवाद क्या परिणाम। देखिए इसका क्या परिणाम आया, तो यहाँ पे देश की आर्थिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई, स्थानीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा, राजनीतिक गुलामी और दासता का वातावरण बना, राष्ट्रीय चेतना एवं स्वतंत्रता आंदोलन का जन्म हुआ। और देखिए इसका निष्कर्ष यह निकलता है, उपनिवेशवाद ने अनेक देशों का आर्थिक एवं सामाजिक शोषण किया, जिसके विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ और अंततः इन देशों को स्वतंत्र प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4था नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद विरोध पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो देखिए भूमिका मतलब शुरू का पॉइंट है, उपनिवेशवाद विरोध उन आंदोलन एवं विचारों को कहा जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी शासन, शोषण एवं दमन को समाप्त कर अपने देश को स्वतंत्रता दिलाना था। इन आंदोलनों ने विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता भावना को जागृत किया। तो इस प्रकार के नियम को क्या कहा जाता है, तो उपनिवेशवाद विरोध कहा जाता है। देखिए इसका प्रमुख कारण है आर्थिक शोषण एवं साधनों का दोहन, राजनीतिक अधिकारों का अभाव, सामाजिक भेदभाव एवं नस्लीय का भेदभाव, राष्ट्रवाद एवं स्वाधीनता की भावना का उदय, शिक्षा, संचार, आधुनिक विचारों का प्रभाव। और देखिए प्रमुख आंदोलन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन, एशिया देशों के आंदोलन। देखिए इसका परिणाम है, अनेक देशों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लोकतंत्र एवं गणतंत्र शासन प्रणालियों का विस्तार हुआ। और यहाँ पे है उपनिवेश विरोध की विशेषता, यह आंदोलन शांतिपूर्ण तथा सशक्त दोनों रूपों में चले। यह आंदोलन में सभी वर्गों, छात्रों, महिलाओं, मजदूरों का, किसानों ने भाग लिया। तो और लास्ट में आपका निष्कर्ष। तो इस तरह से आपका इसका आंसर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश मुक्ति क्या है, इसकी प्रक्रिया एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए भूमिका में आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया एवं अफ्रीका के देशों ने विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, इसी प्रक्रिया को उपनिवेश मुक्ति कहा जाता है। इसने विश्व के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाया। तो इस प्रकार के नियम को क्या कहा जाता है, तो उपनिवेशवाद मुक्ति कहा जाता है। देखिए इसका अर्थ यह है, उपनिवेशवाद मुक्ति वह प्रक्रिया है जिसमें उपनिवेश विदेशी शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र बनते हैं। तो इस प्रकार के नियम को क्या कहा जाता है, तो उपनिवेश मुक्ति कहा जाता है। देखिए इसकी प्रक्रिया है, राष्ट्रवाद का विकास, स्वतंत्रता आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, संयुक्त राष्ट्र समर्थन, उपनिवेशवाद शक्तियों का कमजोर होना। और इसका महत्व है,
स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ, लोकतंत्र का विकास एवं प्रसार हुआ, आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता मिली, आर्थिक विकास के नए अवसर पर प्राप्त हुए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद के मुख्य क्या प्रमुख उदाहरण है, जैसे एशिया में भारत में इंडोनेशिया 1949, वियतनाम 1944, फिलीपींस 1946 आदि, अफ्रीका में अन्य क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से इसका आपको आंसर लिख देना है। तो सभी 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, सभी को आपको याद कर लेना है। अगर आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, और आपका इसका पीडीएफ फ्री में लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। टाटा बाय बाय, खत्म।